हेलो, नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस क्लास में हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से पढ़ना है, इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है। आराम से समझना है और आराम से याद करना है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग उपसर्ग वर्णों का ऐसा समूह होता है जिसे शब्दों के आगे लगाया जाता है और जो उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। यानी किसी भी शब्द के साथ इसे स्टार्टिंग में जोड़ देंगे तो ये उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जैसे हम प्रत्यय पढ़ते हैं, प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं। लेकिन जो उपसर्ग होता है वो स्टार्टिंग में जुड़ता है, यानी कि शब्द के पहले जुड़ता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर यानी कि पहले प्रयुक्त होकर, जिनका प्रयोग पहले किया जाता है, उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो हमारे धातु रूप होते हैं, जैसे पठती पठता पठन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, यानी कि जो धातु रूप है और धातुओं से बने हुए शब्दों के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो शब्द के स्टार्टिंग में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गेण धातु अर्थो बलाद अन्यतर नियते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्गेण उपसर्गों से, धातु अर्थ है धातुओं के अर्थ। यहाँ पर कहा गया है कि उपसर्गों के जुड़ने से धातुओं के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार, ये 5 शब्द जो आपको दिए गए हैं, इन 5 में आपको एक चीज़ सेम दिखाई देगी, वो है हार। यानी कि हार शब्द दिया गया है, इसके सामने अगर आप पर उपसर्ग लगाओगे तो प्रहार बन जाएगा, अगर आप आ उपसर्ग लगाओगे तो आहार बन जाएगा। यानी कि शब्द वही है हार, उसके सामने उपसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे पर उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। उपसर्गों का प्रयोग करने से इनके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। जैसे हार होता है गले में पहनने का, लेकिन हम पर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, प्रहार बनेगा। प्रहार होता है किसी को मारना। आहार क्या होता है? भोजन। इसी प्रकार से सम उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, संहार बनेगा। वि उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, विहार बनेगा। परि उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, परिहार बनेगा। उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। यथा हार शब्द का अर्थ माला है, हार शब्द का अर्थ माला है, परंतु जब उसमें पर उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है परहार। हार शब्द में पर उपसर्ग जोड़ने से क्या बनेगा? परहार, और उसका अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो संहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है नष्ट करना। परंतु इसी शब्द में वि उपसर्ग लगने पर विहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। इसी तरह परि उपसर्ग जुड़कर परिहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सुधार करना, त्याग करना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हार शब्द से परहार, परिहार, संहार, आहार, विहार, ये जो शब्द बने हैं इनका क्या अर्थ निकलता है और ये कैसे बने हैं। आपको इन 5 के अर्थ याद रखने हैं। पेपर में पूछे गए हैं कि संहार का क्या अर्थ होता है, प्रहार का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर आपको आसान लगेंगे, लेकिन वहाँ पर जब ऑप्शन दिए होंगे, जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको सारे के सारे एक जैसे लगेंगे। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है कि एक शब्द के साथ जब पूर्व में, यानी कि उस शब्द के स्टार्टिंग में जुड़कर वर्णों का समूह है उसके अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे कि कैसे उपसर्गों से किसी शब्द का अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता,
उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग जो होती हैं वो अकेले प्रयोग नहीं होती, वो शब्दों के साथ ही दी होती हैं, यानी कि इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन में दिया होगा कि उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग होता है, नहीं होता है, कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, ये शब्दों के साथ जुड़कर ही प्रयोग होती हैं। उपसर्गों की संख्या 22 होती है। उपसर्ग कितने होते हैं? 22, 22। जो हमारी संस्कृत है, संस्कृत में हम 22 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं। 22 उपसर्ग है। कौन कौन से उपसर्ग है ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में दिए होंगे और पूछ लेंगे कि कौन सा उपसर्ग नहीं होता। आपको ये भी ध्यान रखना है किन का अंत स्वर से होता है, किन का अंत व्यंजन से होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी अकारांत है, कौन सी इकारांत है। ये जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है, आपको इसमें जो याद रखना है ये याद रखना है कि ये जो 22 उपसर्ग है ये कौन कौन सी है। अगर आप ये 22 उपसर्ग याद कर लेते हो तो वहाँ पर ऑप्शन को कैंसिल करके भी आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि कौन सी उपसर्ग होती है, कौन सा रूप बनेगा, कौन सी अकारांत है, कौन सी इकारांत है। आपको ये सब ध्यान रखना है। यहाँ पर उपसर्ग दी गई है, उपसर्ग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको उपसर्ग तो दी गई है, साथ में उसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट जो आपको उपसर्ग दी गई है वो दी गई है पर। कौन सी दी गई है? पर उपसर्ग है। पर उपसर्ग से क्या बना है? प्रभवती, प्रकर्षय, प्रयत्न, प्रतिष्ठा। यहाँ पर आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनमें क्या दिया गया है आपको? पर उपसर्ग। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? वहाँ पर आपको कोई भी शब्द दिया होगा और पूछेंगे कि इसमें कौन सी उपसर्ग है या फिर कितनी उपसर्ग है। जैसे यहाँ पर उपसर्ग है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी उपसर्ग है और कितनी उपसर्ग है। यहाँ पर इन सभी शब्दों में पर उपसर्ग दी गई है। उदाहरण देखते हैं। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो यही याद रखना है कि इनमें कौन सी उपसर्ग लगी हुई है, आपको यही पूछेंगे। नेक्स्ट है परा। परा से जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, पराजयते, पराभवती। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये जो थी अकारांत थी, ये जो है आकारांत है। नेक्स्ट है अप उपसर्ग। अप उपसर्ग से क्या बना है? अपहरती, अपकरोती। नेक्स्ट है सम। सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द है संस्कृति, संगच्छते। यहाँ पर आपको ये शब्द नहीं याद रखने हैं, एक आइडिया रखना है कि कैसे शब्द बनते हैं। वहाँ पर आपको इन्हीं में से नहीं दिया होगा, वहाँ पर आपको कोई भी शब्द देगी। आपको जो याद रखना है ये याद रखना है कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। जैसे पर, परा, अप, सम। आपको ये उपसर्ग याद रखने हैं। ये वाक्य प्रयोग दिए गए हैं, इनको एक बार ही देख लेना। एग्जाम में आपको वाक्य भी दिए हो सकते हैं और आपको अंडरलाइन करके पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है या इस वाक्य में कितने उपसर्ग हैं। यदि आपको उपसर्ग के विषय में जानकारी है कि कौन सा उपसर्ग है, आपसे चाहे वाक्य से पूछा जाए या फिर ऑप्शन में 4 ऑप्शन देकर ये पूछा जाए कि कौन सा उपसर्ग है कौन सा नहीं है, आप बता पाओगे। सबसे पहले आपको यही याद करना है कि आपको 22 के 22 उपसर्ग याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग से अनुगच्छति, अनुग्रोती। ये आपको उदाहरण दिए गए हैं, देख लेना। अव उपसर्ग। अव उपसर्ग से क्या बना है? अवगच्छति, अवतरती। निर उपसर्ग, निर्गच्छति, निराक्रोती। निस उपसर्ग, निष्कारणम, निसरती। नेक्स्ट है दुस। दुस्त्याज्य, दुष्प्रयोजनम। नेक्स्ट है दुर। दुर्बोध्य, दुर्लभ। वि उपसर्ग, विज्यत। वि उपसर्ग, विज्यते, विहरती। आ उपसर्ग, आकंठम, आजीवनम। नि उपसर्ग, निगद्ति, निपतति। अधि उपसर्ग, अधिराजते, अधिशेते। अति उपसर्ग, अतिवाद है, अत्याचार है। यहाँ पर देखो अत्याचार दिया गया है। यहाँ पर कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल दिए होंगे जिनमें आपको डायरेक्ट दिखेगा कि कौन सी उपसर्ग है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिनमें संधि होकर आपको डायरेक्ट उपसर्ग नहीं दिखेंगे, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर अति आचार है, यहाँ पर यण संधि हुई है, ई को यह हो गया, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अति उपसर्ग है। नेक्स्ट है
सु, सु से क्या बना है, सुपुत्रेण सुशोभते। उत, उड्यते उत्पत्ति। ये जो उड्यते है ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उड्यते में उत उपसर्ग है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं दिखाई दिया गया है कि कौन सा उपसर्ग है, आपको ध्यान से देखना है। उड्यते में उत उपसर्ग है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी उपसर्ग हलंत है, जैसे उत हलंत है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितनी उपसर्ग है जो हलंत है। नेक्स्ट है अभी, अभिगच्छति अभ्यागत है। यहाँ पर कौन सी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। नेक्स्ट है प्रति, प्रति से क्या बना है, प्रत्युपकार है, प्रत्ययवतत, प्रत्ययवतत। यहाँ पर प्रति उपसर्ग है, यहाँ पर भी प्रति उपसर्ग है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट देखने से नहीं पता चल रहा क्योंकि यहाँ पर संधि हुई है। नेक्स्ट है परि, परित्याज्यमी परिवर्तनम। उप, उपगच्छति उपहरति। अपि, अपि उपसर्ग से क्या बना है, अपि ददाति। ये यहाँ पर आपकी 22 उपसर्ग कंप्लीट हो गई है। आपने 22 की 22 उपसर्ग पढ़ी कि कौन कौन सी हैं। 22 उपसर्ग हमारे पास कौन सी हैं, आपको 22 की 22 उपसर्ग याद रख लेनी है कि कौन कौन सी उपसर्ग हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 4-5 पॉइंट ही हैं याद रखने के। पहला ये कि आपको याद रखना है जो उपसर्ग होती हैं वो शब्द के पूर्व में जुड़ती हैं। पूछा जाएगा उपसर्ग पूर्व में जुड़ती हैं, पर में जुड़ती हैं, या पूर्व पर दोनों में जुड़ती है, या शब्द के बीच में जुड़ती हैं। आपको याद रखना है कि पूर्व में जुड़ती हैं। को ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग होती हैं वो शब्द के पूर्व में जुड़ती है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो उपसर्गें होती हैं उनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, यानी कि वो किसी शब्द के साथ जुड़कर ही आएंगी। फिर जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि 22 उपसर्ग होती हैं और ये 22 उपसर्ग कौन कौन सी होती हैं, इनमें कौन सी स्वरांत है, कौन सी हलंत से युक्त है, कौन सी व्यंजनांत है, आपको ये याद रखना है। यानी कि अगर आप 22 उपसर्ग याद रख लेते हो इनके विषय में आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे उनमें से पूछ लेंगे कि कौन सी उपसर्ग नहीं है या कौन सी उपसर्ग है, या फिर आपको कोई भी शब्द दिया होगा उसमें पूछेंगे कि इसमें कौन सी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे आपको उपगच्छति शब्द देंगे, उपगच्छति में पूछेंगे कि कौन सी उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। जैसे आपको उड्यते शब्द देंगे, आपसे पूछेंगे उड्यते में कौन सी उपसर्ग है, आपको ध्यान रखना है उड्यते में उत उपसर्ग है। जैसे अभ्यागत, अभ्यागत में कौन सी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। या फिर आपको कोई वाक्य दिया होगा, वाक्य से आपको पूछेंगे कि इस वाक्य में कितनी उपसर्ग प्रयोग हुई है, कौन सी उपसर्ग प्रयोग हुई है। आपको हर एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी धातु में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे गम, गम धातु दी गई है, गम धातु का अर्थ क्या होता है, जाना। ये ऐसे ही बताया गया है जैसे हम स्टार्टिंग में लक्षण पढ़ के आए थे उपसर्ग का। हमने पढ़ा था किसी धातु या शब्द के साथ कोई भी उपसर्ग जुड़ जाती है तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे हमने हार का एग्जाम्पल लिया था, विहार, संहार, प्रहार, परिहार, ये सब पढ़ा था। यहाँ पर हमें एक अनदर एग्जाम्पल लेके समझाया गया है। यहाँ पर हमें गम धातु का एग्जाम्पल दिया गया है। गम धातु का अर्थ होता है जाना। गम धातु से आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, आगच्छति बनेगा। आगच्छति का अर्थ क्या हो जाएगा, आना। गम का क्या अर्थ होता है, जाना। आगच्छति का क्या हो जाएगा, आना। नेक्स्ट है उप उपसर्ग। उप उपसर्ग से गम धातु से क्या बनेगा, उपगच्छति। इसका अर्थ होता है पास जाना। अनु उपसर्ग गम धातु से क्या बनेगा, अनुगच्छति। अनु उपसर्ग गम धातु से क्या बनेगा, अनुगच्छति। अनुगच्छति का अर्थ होता है पीछे जाना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उप उपसर्ग का प्रयोग पास अर्थ में करते हैं, अनु उपसर्ग का प्रयोग पीछे के अर्थ में करते हैं। ये सब आप जब समास पढ़ोगे, अव्ययी भाव समास पढ़ते हो, तो वहाँ पर इनका प्रयोग होता है कि उप का प्रयोग जब आप विग्रह करोगे वहाँ पर उप का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पास का अर्थ होता है, अनु का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पीछे का अर्थ होता है। नेक्स्ट है अव उपसर्ग। अव उपसर्ग गम धातु से क्या बनेगा, अवगच्छति। इसका अर्थ होता है समझना। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास धातु एक ही थी, गम, जिसका अर्थ होता है जाना। आगच्छति से क्या बनेगा, आना, यानी कि अर्थ में परिवर्तन हो गया। उपगच्छति क्या होता है, पास जाना। अनुगच्छति क्या होता है, पीछे जाना। अवगच्छति क्या होता है, समझना। यहाँ पर तो अर्थ पूरी तरह से ही चेंज हो गया। कहाँ पर जाना आना अर्थ था और कहाँ पर समझना अर्थ हो गया।
उपसर्गों से शब्दों का अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम उपसर्गों का प्रयोग कर रहे हैं। इजी टॉपिक है, लेकिन कई बार अगर ध्यान नहीं देते हैं तो देखते देखते क्वेश्चन गलत हो जाता है। और ये इजी टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, तब धातु रूप के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार जोड़ना चाहिए। ये जो आपको यहाँ पर कहा गया है, ये कहा गया है कि जब आप उपसर्गों को शब्दों के साथ जोड़ते हो और जो नया शब्द बनेगा उसमें आपको संधि करनी है, और जो संधि होगी वो अपने नियमों को फॉलो करेगी। जैसे अभी हमने अभ्यागत पढ़ा था, अभ्यागत में क्या हुआ था, यण संधि हुई थी। अभी और आगत में संधि होते टाइम ई को यह हो गया था, अभ्यागत बना था। यहाँ पर कहा गया है जब नया शब्द बनेगा, नया पद बनेगा, तो उसमें संधि नियमों के अनुसार उनको जोड़ेंगे। ये यहाँ पर आपको लकार दिया गया है। जैसे लकार होते हैं हमारे 10 लकार होते हैं, लट लकार, लरिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। इन सब के विषय में हम धातु रूप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको धातु रूप दिए गए हैं। ये यहाँ पर आपको उपसर्ग और धातु रूप दिए गए हैं कि धातुओं से उपसर्ग प्रयोग होने पर कैसे रूप बनेगा। यहाँ पर लट लकार दिया गया है और लट लकार में घम धातु दी गई है। लट लकार में घम धातु का क्या रूप बनता है, गच्छति। उपसर्ग के साथ क्या बनेगा, अनुगच्छति। लरिट लकार में क्या रूप बनता है, गमिष्यति। उपसर्ग के साथ क्या बनेगा, अनुगम्यस्यति, अनुगमिष्यति। लंग लकार में गम धातु का क्या रूप बनता है, अगच्छत। यहाँ पर उपसर्ग के साथ क्या बनेगा, अनुअगच्छत। लेकिन यहाँ पर ए और उ से क्या हो जाता है, वै। यहाँ पर यण संधि बनेगी, अनवगच्छत। यानी कि हम अनुअगच्छत नहीं लिखेंगे, जो संधि के अनुसार जो नियम होते हैं उनके अनुसार इनकी संधि करके लिखेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा, अनवगच्छत। नेक्स्ट है लोट लकार। लोट लकार में क्या रूप बनता है, गच्छतु। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुगच्छतु। नेक्स्ट है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में क्या होता है, गच्छेत। यहाँ पर क्या हुआ, अनुगच्छेत। उपसर्ग का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उपसर्ग में जो 4-5 फैक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं, और साथ ही जो आपके 22 उपसर्ग हैं इन्हें याद रखना है। आपको ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है कि कौन कौन सी उपसर्ग होती हैं। इस क्लास में हम यही पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही।